अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी खैरियत से हफ्ते के इस दूसरे दिन यानी कि मंगल का आगाज बहुत जबरदस्त तरीके से करने के लिए या तो तैयार हैं या किए बैठे हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं और दुआ भी है कि आपका दिन अच्छा गुजरे। पाकिस्तान के लिए कल का दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इनफैक्ट एक से एक बढ़कर बुरी खबर आ रही है। और कल इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई, जो कि एक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमें एक्सपेक्टेड था ये होगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी। सो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ओए होए होए, बड़ी गहरी बात की है, लेकिन ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी सिचुएशन है। और क्रिकेट के हवाले से हमने डिटेल में आज बात करनी है, क्योंकि आज की हमारी बड़ी खबर भी है, टॉप स्टोरी भी है। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हेडलाइंस पर जाने से पहले हम कोविड के हवाले से आपको बार बार एहतियात का कहेंगे कि कोविड के दिनों में आपने एहतियात करनी है। अब ये कोविड हमारी नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, तो इसमें आप एहतियात करें और खुद को वैक्सीनेटेड रखें और वैक्सीनेशन करवाएं। जो इतवार का दिन है वो डेडिकेट किया है सेकंड डोज के लिए। और ये भी हुकूमत का मैसेज है कि अगर आपको 28 दिन के बाद मैसेज नहीं आता वैक्सीनेशन का, फिर भी जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इतवार को आप फर्स्ट डोज भी लगवा सकते हैं, लेकिन सेकंड डोज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है संडे का दिन इसके लिए। तो आप ये कर सकते हैं, वैक्सीन जरूर लगवाइए। और वैक्सीन के बाद एक दिन जरा करना पड़ेगा, आपको जरूरी होता है। चलिए जी, होता है। हाँ अच्छा ठीक है, हेडलाइंस में बात करें। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि इंग्लिश बोर्ड ने उस वक्त धोखा दिया जब पाकिस्तान को दौरे की शदीद जरूरत थी। शरह सूद 15 माह में 20 पॉइंट्स का इजाफा। मरकजी बैंक के मुताबिक बढ़ता हुआ तलबी दबाव आइंदा माली साल में मजीद महंगाई का सबब बन सकता है। ज़हनी बेचैनी, डिप्रेशन और बेख्वाबी अल्जाइमर की इब्तिदाई अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड अल्जाइमर डे आज मनाया जा रहा है। सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस खवातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कैसे काम कर रही हैं, देखिए सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। ब्रिलियम पीरियोडिक टेबल का चौथा आंसर, फवाइद जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां के मद्दाह आज उनकी 95वीं सालगिरह मना रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। आज के शो में हम ट्रिब्यूट्स भी बहुत सारे हैं, जिनको हम बहुत सारे लोगों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर से बेहतर था कहती थी बुरी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। खेल के मैदान से है, हमने पहले भी बात की है, मजीद करना चाहेंगे। इसी बात का खदशा था जो कि हो गई। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने के बाद उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। आफ्टर शॉक्स में नुकसान ज़्यादा हो रहा है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी अपना दौरा, दोनों जो मर्द और ख़वातीन क्रिकेट टीम थी, उसको मनसूख कर दिया है। उनको पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है और दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का बाज़ाबिता कल ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 2 T20 मैचेस, इसकी जो सीरीज है वो अगले बार खेली जानी थी। और दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस हैं वो 13 और 14 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेले जाने थे। इंग्लिश बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इस फैसले से यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट पर पड़ने वाले असरात के लिए उनका कहना था कि हम माजरत खां हैं। खित्ते में सफ़र के हवाले से खदशात हैं। इस सूरत हाल में दौरा करना प्लेयर्स के लिए आइडियल नहीं है। इंग्लिश बोर्ड के फैसले पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने शदीद मायूसी का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इंग्लैंड ने उस वक्त हमारे साथ धोखा किया जब हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये कौमी टीम के लिए एक वेकअप कॉल है। जब हम दुनिया की बेहतरीन टीम बनेंगे तो खेलने वालों की लाइन लग जाएगी, ऐसा कहना था रमीज राजा का। इंग्लिश बोर्ड के फैसले के बाद यकीनी तौर पे कहा तो जा सकता है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे सिक्योरिटी नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर मंसूख किए गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वाकई साजिश हो रही है। 5 आइज इत्तेहाद, जिसमें अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मुश्तमिल है। ये वो 5 आइज हैं जिन्हें दीगर इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये शिकस्त खाने के बाद अपनी ये जो ताकतें हैं, अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करेंगे। और यही सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। क्या न्यूजीलैंड में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं हुआ? क्या सानिया क्राइस्ट चर्च था वो नहीं हुआ? क्या इंग्लैंड में कभी पाकिस्तानियों पर हमले हुए? पाकिस्तान ही है जिसने क्राइस्ट चर्च के बाद गैर सगाली और हमदर्दी के तौर पर न्यूजीलैंड का दौरा किया और दुनिया को पैगाम दिया कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है।
लेकिन शायकीनी क्रिकेट को मायूस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमने पहले भी मुल्क में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की और ये कोशिशें कामयाब भी हुई और आइंदा भी इंशाल्लाह ये कोशिशें जारी रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन हमारा मसला यहाँ पे यही है कि हम हर जगह खैर सगाली का पैगाम, सारी जिम्मेदारी दुनिया की खैर सगाली की पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है। हम न्यूजीलैंड भी जाते हैं, वहाँ प्लेयर्स के साथ जो सलूक होता है, हम इंग्लैंड जब जाते हैं हमारे साथ जो सलूक होता है सबके सामने, और फिर वो बोर्ड्स हमारे साथ क्या करते हैं और हम क्या कहते हैं, मैदान जंग में मुकाबला करेंगे। रमीज राजा साहब कल ये कह रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं जी, उनसे हम बात करते हैं। सीनियर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है उनको, और वो भी मेरी तरह उतने ही मायूस होंगे जितना कोई भी क्रिकेट का चाहने वाला होगा, मुझे यकीन है इस बात का। मिर्जा साहब, इट्स सच अ बैड एंड सच अ बिग न्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर आज से 12 साल पहले वाली पोजीशन पे आके खड़े हो गए हैं, लेकिन तब तो एक वाज़े दुश्मन सामने था और नजर आ रहा था कि ये मामला क्या होगा। इस वक्त दुश्मन सामने भी नहीं है, पता भी नहीं है थ्रेट्स आई कहां से, और एक कहना चाहिए कि एक अनदेखा दुश्मन है जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। सीनियर क्रिकेटिंग एनालिस्ट हैं आप, क्या आपका तजिया इस सारी सूरत हाल के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपको और अरमला दोनों को सुबह बखैर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी मायूसी हुई है और ये दोहरा मयार है मगरबी ममालिक का। जिस तरह से कल रमीज राजा ने अपनी वीडियो में भी कहा कि ड्यूल स्टैंडर्ड है, एक तरफ न्यूजीलैंड चली जाती है, दूसरी तरफ इंग्लैंड मना कर देता है। अब आप बताएं, इसी इंग्लैंड को पाकिस्तान ने उन मुश्किल तरीन हालात में रेस्क्यू किया था जब कोविड फैला हुआ था और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स 2-2 हफ्ते क्वारंटीन में रहे और उसके बाद 3 स्टार्स होटल में ठहराया, बड़ी मुश्किल में थी, लेकिन उसके बावजूद हमने दौरा किया। अब उसका रिवॉर्ड देने का वक्त आया तो एक बहाना बनाकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि वो अपनी टीमों को नहीं भेज रहा, जो मर्दों की टीम है, खवातीन की टीम है। आप उनके दोहरे मयार का अंदाजा इस बात से लगा ले कि न्यूजीलैंड की वीमेन क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और कल लेस्टर में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को बम की इत्तला दी गई कि बम जो है वो एक्सप्लोड कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन मंसूख किया। मैच आज है लेकिन उन्होंने दौरा मंसूख नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं कि ये मगरबी ममालिक, ये सफेद चमड़ी वाले एक दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड है। मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किया और अब हमें आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करने की जरूरत है। आखिर कब तक हम उनके पीछे भागते रहेंगे? आप देखें, वसीम खान साहब ये कहते थे कि मेरे ताल्लुकात इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल से बड़े अच्छे हैं और उन दोनों को रेस्क्यू किया। वसीम खान साहब आगे आए कि देखिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। जब बुरा वक्त आया तो इंग्लैंड भाग गया। मैं समझता हूँ इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा कि 12 साल वाली सिचुएशन, लेकिन अब वैसी नहीं है। अब हमें खड़े होना होगा, डट कर खड़े होना होगा, मुकाबला करना होगा। और हमारी टीम कोई एक आम सी टीम नहीं है, एक इसकी अपनी वैल्यू है और हमारी टीम जो है दुनिया में जहां भी जाती है तमाशाइयों को अपनी तरफ खींच कर लाती है। मैं समझता हूँ बहुत बुरा हुआ ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग मिर्जा साहब, लेकिन जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट पे ओवरऑल बहुत ज्यादा मनफी असरात आएंगे और आए हैं, उसके आफ्टर शॉक जिनकी हम बात कर रहे थे। आईसीसी के अंदर पाकिस्तान या पीसीबी अपना इस जो केस है इसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करेगा? क्योंकि रमीज राजा साहब ने कहा कि हम आईसीसी में आवाज उठाएंगे इस हवाले से। क्या स्टैंड होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताकि ये आवाज जो है मौसर अंदाज में पहुंचे? देखिए अरमला, ये आईसीसी में जाएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्चुअली हमारी लॉबिंग नहीं की। एहसान मानी साहब जब आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन थे, आईसीसी के सदर रहे, कोई लॉबिंग नहीं हो सकी। आप देखें भारत के साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को भारत ने उनका होम ग्राउंड बना दिया अपने मुल्क को। फिर उसके साथ भारत के साथ बांग्लादेश है अगर देखा जाए, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे हमारे साथ। अगर बचा कौन? श्रीलंका बचेगा। वेस्ट इंडीज का भी कुछ पता नहीं है, वो डावाडोल होता रहता है, जहां उन्हें पैसों की ऑफर होती है वो वहीं चले जाते हैं। तो हमारे साथ जिम्बाब्वे बचा और बहुत से बहुत श्रीलंका बचा। तो हमारी लॉबी इतनी तगड़ी नहीं है। हमें आईसीसी में अपनी लॉबी को मजबूत बनाना होगा और रमीज राजा के आने के बाद ये काम हो सकता है। हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हमें आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसमें लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, लेकिन ये जो कल रमीज राजा साहब ने कहा, मैं अग्री करते हुए, और यकीनी तौर पे हमें बैक करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को भी, और इसमें कोई पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, किसी पे इल्जाम भी नहीं लगना चाहिए, किसी का कसूर नहीं। हम अपना बेस्ट दे रहे थे क्रिकेट करवाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी जानिब वुड इट नॉट बी अ लॉलीपॉप कि जी हम मैदान के अंदर अपने आप को अच्छा प्रूव करेंगे तो दुनिया हमारी तरफ आ जाएगी?
जिस वक्त में हमारे ऊपर क्रिकेट की पाबंदी थी, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहे थे, हम T20 भी जीत रहे थे, T20 विनर भी थे हम, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीता, हमने टेस्ट नंबर 1 टीम भी हम बने, लेकिन उसके बावजूद हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर अब हम ऐसा क्या मौजूदा करेंगे मिर्जा साहब जिसके बाद हम कहें कि ये इस सियासत से निकल पाएगा हमारा खेल? देखिए, ये हमें जो जिस तरह से रमीज ने कहा ना, जो कि अब हमें ग्राउंड में प्रूव करना होगा, ये तो हिम्मत अफजाई के अल्फाज हैं इमरान। ये तो सिर्फ हिम्मत बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सारे क्रिकेटर्स डाउन है, हर आदमी जो है बहुत मायूस है, दिल गिरफ्ता है कि ये क्या हो गया। तो ये तो उन्होंने एक खिलाड़ियों की हिम्मत बनाने के लिए, शायकीन क्रिकेट की हिम्मत बनाने के लिए किया। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम चाहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए, लेकिन ये लोग जो हमारे मुखालिफिन है, एक मुल्क पसे पर्दा रहकर साजिश कर रहा है, जिसके सोशल मीडिया को आप देख लें कि वो कह रहे हैं अब तुम जिम्बाब्वे से खेलो, और 2 ममालिक खुलकर सामने आ गए, और तीसरा मुल्क अभी खुलकर आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वो भी इस बात के बहुत कम इम्कान है कि शायद ही आए, वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो है इन लोगों को ये सबक सिखाना है। अब हमारा 24 को भारत से मैच है, 24 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को हमारा न्यूजीलैंड से मैच है, और 29 अक्टूबर को हमारा अफगानिस्तान से मैच है। अगर हम ये मैचेस जीतते हैं तो वो जो गिरे हुए लोग हैं इमरान, जो मायूस हैं, जो खिलाड़ी दिल गिरफ्ता है, उनमें एक नया जोश, जज्बा, बलबला पैदा होगा। हम दुनिया को बताएंगे कि हमारी टीम कोई आम ऑर्डिनरी टीम नहीं है कि आप उसको इस तरह से बिल्कुल आइसोलेट कर दें। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, ऑब्वियसली अभी जिस तरह से हमने बात की, न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख हुआ, अब इंग्लैंड ने बैक ऑफ कर लिया, आप ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी इतने होपफुल नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात करें, हमारे पास ज्यादातर जो फॉरेनर प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उनके लिए भी अब ये अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो, लेकिन हमारी लीग के अंदर पहले ही बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स रिलक्टेंट होते थे और उनको आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू किया। तो अब इस लीग के हवाले से भी बहुत सारे जो कह लें कंसर्न्स उठ जाएंगे कि पता नहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं या नहीं आते। अरमला, डॉलर्स की कशिश जो है इनको खींच कर लाएगी। ग्रुप की सूरत में ट्रैवल नहीं करते, इंडिविजुअली ट्रैवल करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, आकर आपने देखे कि वीडियो पैगामात भी जारी करते हैं। पैसे में बड़ी कशिश है, और हमारे पास कौन से ऐसे सुपर स्टार आ रहे थे जो करंट प्लेयर्स थे, उसके बावजूद हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो भारत की IPL से मुकाबला करने के लिए खड़ी हो गई थी। तमाशाइयों से खचाखच स्टेडियम भरे हुए थे कोविड से पहले। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर आएगी। आप अच्छे की उम्मीद रखें और इंशाअल्लाह ताला अच्छा जरूर होगा। अच्छा, बड़े कुछ प्लेयर्स की जानिब से, पुराने जो हैं इंटरनेशनल भी और पाकिस्तानी भी, उनकी जानिब से तो पाकिस्तानियों की तरफ से तो आनी थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ बड़ा हमदर्दी का इजहार पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर कर रहे हैं, जो कि बड़ा खुशाइन भी है और हम उसको बड़ा वेलकम भी करते हैं। लेकिन हमारी इस वक्त सारी उम्मीदें अगर हो सकती हैं तो एक ही बॉडी है, वो ICC है। पाकिस्तान को कोई उम्मीद रखनी चाहिए ICC से कि किसी किस्म का अजाला होगा? क्योंकि कल रमीज साहब कह रहे थे कि हमने खत्तो किताबत शुरू कर दी है ICC के साथ। देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए इमरान, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन जो लॉबी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेगरी बार्कले, जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, वो ICC के इस वक्त चेयरमैन है, और भारत का मनोज सोहानी को उन्होंने जो है वो बैन कर दिया है, उसकी जगह कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा। तो सारी लॉबी तो उनकी है। लेकिन अगर रमीज राजा इस केस को हम इंटरनेशनली, इसको हम बहुत ज्यादा हाइप बनाते हैं, हम पेश करते हैं, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि देखें, उनके पास कोई सबूत नहीं है ऐसा कि कोई ठोस एविडेंस हो कि जिसकी बेसिस पर न्यूजीलैंड ने जो है वो मना किया। एक दिन कल अपनी इसी स्टेटमेंट में रमीज राजा साहब ने भी कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इसे महज कोई सियासी मसला नहीं देखना चाहिए था, एज अ गेम नहीं देखना चाहिए था, एक इमोशन को कंसिडर करना चाहिए था और उस बेस पे फैसला लेना चाहिए था। और हमारा उनसे एक ताल्लुक रहा है, हमने बड़ी कुर्बानी दी, हमने अपने नंबर 1 प्लेयर्स भेजे वहां पे कोविड की सिचुएशन के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात आप कैसे देख रहे हैं? हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस? देखें, दरअसल लोग ये कहते हैं कि वसीम खान ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुश्किल हालात में इंग्लैंड भेजा। चले, अच्छी डिप्लोमेसी हो गई, भेज दिया, लेकिन रिटर्न में हमें क्या मिला? इमरान, बहुत बड़ी तादाद में एक्सपेट्रिएट्स इंग्लैंड में रहते हैं। मैं कवर करने गया हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी हो, टेस्ट सीरीज हो, T20 हो, जिस तरह से वो आते हैं और जिस तरह उनके दिल टूटे, जिस तरह से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ये समझना चाहिए। उनका जो हाई कमिश्नर
बैट्समैन है क्रिश्चियन टर्नर, वो ट्वीट करता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है वो समझते हैं पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को, और लगता है उन्होंने लॉलीपॉप दिया जिस दिन, तो जब क्रिश्चियन टर्नर का स्टेटमेंट आया उसी दिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला गया। तो देखें क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। बॉर्निंग तो है लेकिन एक जानिब ये जी प्लीज। मैं जाते जाते, आप लोगों ने कहा था कि आज के प्रोग्राम में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, तो मैं आप दोनों को ट्रिब्यूट पेश करता हूं। अगस्त 2020 में ये शुरू हुआ एक्सप्रेसो, और आप दोनों सुबह सवेरे आते हैं, कोविड हो जाए, तुर्की चले जाए, कहीं चले जाए। अप्स एंड डाउन्स में हमेशा आप हमारे साथ हैं, और ये क्रिकेट का थोड़ा बैड टाइम में हम साथ देख रहे हैं, गुड टाइम भी हमने देखा भी और आइंदा भी इंशाल्लाह देखेंगे। लेट्स होप फॉर पॉजिटिव, और दुनिया को देखना चाहिए कि वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फॉर श्योर पाकिस्तान क्रिकेट डजंट डिजर्व दिस। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हवाले से हमें बता रहे हैं, और आज फोर्थ एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। हमारा इब्न फाजिल साहब से एक सिलसिला शुरू हुआ था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है, हमने उसको कहा था कि ये एक दास्तान है, और इब्न फाजिल जो है वो इसके दास्तान गो हैं, और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया था। हमने एक अलग से पीरियोडिक टेबल पे भी एक सेगमेंट किया था, और उसके बाद हमने 1 by 1 उसके एलिमेंट्स जो हैं उसको किया था। 3 एलिमेंट्स हो चुके हैं, चौथा जो है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको एक्सप्रेसो की जो सोशल मीडिया है, फेसबुक पेज है, उस पर मिल जाएंगी। पीरियोडिक टेबल सारा जो है वहीं पे आप वो कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट आपको चाहिए या पीरियोडिक टेबल के हवाले से आपके बच्चों को आपने रोशनास करवाना है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इब्न फाजिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज दास्तान गोई के लिए हमने कौन सा चैप्टर मुंतखब किया है पीरियोडिक टेबल की दास्तान में से? नंबर 4 है जी, कहानी नंबर 4 है हमारी। बिस्मिल्लाह। और इसका नाम बेरिलियम वाह। मेटल है, सिल्वरी ग्रे कलर की मेटल होती है। एज ए मेटल इसका इस्तेमाल इतना नहीं, ठीक है, लेकिन अलॉय एडिशंस में बहुत सारा इस्तेमाल है। एल्युमिनियम के अंदर अलॉय एडिशन होती है, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है बेरिलियम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है इसका वो है कॉपर के अंदर। अच्छा, कॉपर जो है उसके मुख्तलिफ अलॉयज़ के अंदर बेरिलियम ऐड करते हैं, और उससे हम जो है वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। आपको पता है कि जब हम सर्किट ऑन करते हैं ना मुख्तलिफ चीज़ों का, तो जब वो 2 इलेक्ट्रिक कंटैक्ट आपस में मिलते हैं तो उनमें स्पार्किंग होती है। वो स्पार्किंग की वजह से वो ख़राब हो जाता है। अगर कॉपर के अंदर हम बेरिलियम की एडिशन कर दें तो वो स्पार्किंग ख़त्म हो जाती है। तो इसका ये ज़बरदस्त फ़ायदा है। जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट्स हैं हैवी इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ, उसमें जितने वो यूज़ होते हैं उसके अंदर ये बेरिलियम वाला कॉपर इस्तेमाल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, और 9 इसका जो एटॉमिक वेट है जी। ठीक है जी। और इसके अलावा मेटल के तौर पे इसके मतलब हाई स्ट्रेंथ पार्ट्स जो हैं, गियर्स वगैरह इसके बनते हैं, इसके अलॉयज़ के जो गियर बनते हैं। लाइट वेट होने की वजह से एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो अलॉयज़ हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। जो इसके जो केमिकल्स हैं ना वो बड़े मज़े के हैं। मतलब एक बेरिलियम ऑक्साइड है, वो समझ लें कि जो दुनिया में सबसे हाई टेम्परेचर मेल्ट होने वाली चीज़ें उनमें से एक है। अच्छा जी। तो उससे फिर हम क्या करते हैं कि जहाँ हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस होती हैं, ख़ास तौर पे हमें जो रॉकेट जब फायर कर रहे होते हैं तो वो सारी जिसमें से आग निकलती है, वो जो शेल बना होता है वो बेरिलियम का बना होता है। चाहे ये नासा का रॉकेट बूस्टर है, ये जो जितना भी एरिया वो जो हाई टेम्परेचर है ना, इसकी वो श्रमिक सारी उसके अंदर वो यूज़ होती है। इवन जो अच्छे जहाज़ हैं हमारे उनके अंदर भी उसकी कोटिंग हुई होती है। फिर रॉकेट की जो नोज़ है, आपको पता है वो बड़ी हाई स्पीड से जा रहा है, तो एयर की रेजिस्टेंस है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है बेरिलियम का। इस तरह और इसकी मतलब इंडस्ट्री में मतलब जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं उसमें बेरिलियम यूज़ होता है। बाकी इसके और कंपाउंड बेरिलियम क्लोराइड वगैरह। इसका कोई घरेलू इस्तेमाल या यानी एक तो ये सनती है, तो हाँ जी सर, इसका जो घरेलू इस्तेमाल है ना वो इतना ज़बरदस्त है कि आपके पैसे खर्च होने शुरू हो जाएंगे फौरी तौर। अच्छा वो क्या है? एमरल्ड। अच्छा, एमरल्ड जो है वो बेसिकली बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। अच्छा। एक्वामरीन जो है वो भी बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। यानी कुदरत के अंदर जो ये 2 या 3 चीज़ें, बेरिल
और ये और आपको पता है कि जो एमरल्ड है वो तो बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ और बड़ी महंगी है, मतलब है कि वो फ्यू कैरेट्स का जो वो होता है डिफेक्ट फ्री, वो 2-3 लाख डॉलर का तकरीबन आता है। तो ये इसका घरेलू इस्तेमाल है जी। जो मुट्ठी बनवा लें, उसकी जो मुट्ठी है वो जेमस्टोन के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है। जेमस्टोन, हाँ जी, जेमस्टोन जो नेचुरल एग्जिस्टिंग है। उसके अलावा अगर आर्टिफिशियल लैब ग्रोन होते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है इसके केमिकल यूज़ होते हैं, लेकिन जो फितरत के अंदर कुदरत में एक्वामरीन और याकूत जिसको हम एमरल्ड कहते हैं वो सारा जो है वो यही है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट इसका केमिकल है। चौथी कहानी बहुत अच्छी रही, थैंक यू वेरी मच अपने फादर साहब। शुक्रिया। बात यह है नाजरीन, पीरियोडिक टेबल जो है उसके वाले से हमने कहा था कि ये कायनात का हरूफ तहजी हैं और ये चौथा हर्फ था जिस पे हम पहुँचे हैं। बहुत ही दिलचस्प है, अपने बच्चों को ज़रूर ये दिखाइए ताकि उनको पीरियोडिक टेबल से मोहब्बत, केमिस्ट्री से ओवरऑल मोहब्बत, एलिमेंट से मोहब्बत, उनको आसपास पता चले कि उनकी कायनात की जो साख्त है, उसकी जो ईंटें हैं वो क्या हैं, और साइंस के साथ उनकी मोहब्बत पैदा हो। और यही साइंस एंड टेक का बुनियादी मकसद है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मुल्की मईशत की। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। 15 माह बाद बुनियादी शरह सूद में 0.25% इजाफा कर दिया, जिसके बाद अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7 से बढ़कर 7.25% हो गई है। ज़राई पॉलिसी कमेटी के मुताबिक आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने और तजारती खसारे में इजाफे से रुपए की कदर कम हो गई है, जिसके बायस शरह सूद में इजाफा करना पड़ा है। कमेटी ने महंगाई का मजीद बढ़ने का इंदिया देते हुए कहा है कि जून से महंगाई कम हुई है, ताहम दरामदाद में इजाफा और तलब बढ़ने से आइंदा महंगाई के जो अदाद-ओ-शुमार है उसमें जाहिर होना शुरू हो सकते हैं। बिल्कुल, और यही हम आपको दूसरी जानिब अगर लेके जाएं तो गवर्नमेंट ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इसके मुताबिक न सिर्फ एफबीआर को नादरा डेटा तक रसाई मिल गई है, बल्कि एफबीआर को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन्स और यूटिलिटी कनेक्शंस भी मुनक़ता करने का इख्तियार दे दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकेगी। उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने शरह सूद में इजाफे की मजम्मत करते हुए ये फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि शरह सूद बढ़ाकर गवर्नमेंट ने अपने ही बजट को झूठा करार दिया है। इस सारी सूरत हाल पे माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे ले रहे हैं। मुजम्मिल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि हमने शरह सूद एक अरसे तक बहुत ज़्यादा रखी, उससे हमें नताइज नहीं मिले। जब लोग कहते रहे कि इसको कम करना ज़रूरी होगा ताकि थोड़ी जो मनी सर्कुलेशन है, जो डेट सर्कुलेशन है वो बेहतर हो, फिर उसके बाद हम इसको एक मुनासिब सतह के ऊपर लेके आ गए 7% के ऊपर। क्या हम उससे वो रिजल्ट ले पाए जिसकी वजह से हमने शरह सूद कम की थी, और नहीं ले पाए तो अब बढ़ाने से जब मजीद इन्फ्लेशन आएगी तो इकॉनमी के अंदर कोई प्लस होती चीज़ तो हमें नज़र नहीं आ रही है। आप इस पर क्या एनालिसिस करें सूरत हाल के ऊपर? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू आपने बुलाया। देखें, मुझे एक बात, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में 0 से 180 तक का जो है मीटर में ऑप्शन होता है जी। तो अगर कभी गाड़ी जो है आप स्लो चला रहे होते हैं, हालांकि आगे कोई ट्रैफिक नहीं भी होती, लेकिन आप एहतियाती तौर पर स्लो चला रहे होते हैं, बम्पी रोड होती है, शायद बारिश बहुत तेज हो रही हो, इस वजह से स्लो चला रहे हो, ये गली हो, बच्चे जो है आगे सामने ना जाए, और कभी आप जो है 100+ स्पीड पे भी चलाते हैं गाड़ी को, ठीक है। तो अभी जैसे आपने एक बात बोली कि 13% पे भी नताइज हासिल नहीं हो सके, 7% पे भी नताइज हासिल नहीं हो सके। ये जो है शरह सूद भी जो है एक मीटर है जो मतलब अपनी स्पीड खुद मेंटेन करता है हालात के हिसाब से। ठीक, 13% उस वक्त करना इसलिए जरूरी था, 13% का मतलब था कि मईशत को स्लो किया जाए, बम्पी रोड है, क्योंकि अगर आप खड्डे वाली रोड पे तेज गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी टूटेगी, ठीक है जी। तो उस वक्त हमें मईशत स्लो करनी थी, हमारे खसारे बहुत ज्यादा थे, हमारे पास हमारा दिवालिया हो चुका था, हम कंट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट थी, तो हमें जो है खसारा कम करके अपने आप को खड़ा करना था। जब वो हमने 2 साल हमने मेंटेन कर लिया तो उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के बाद जो है एकदम स्पीड को बढ़ाया गया और स्टेट बैंक ने शरह सूद को नीचे किया, और शरह सूद को नीचे करके जो नताइज क्या हासिल किए मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया की तीसरी मईशत थी जो सबसे पहले खुली कोविड के बाद, जो हालांकि जिन ममालिक में वैक्सीन लग गई, ये लग गई, वो अभी भी हमसे बहुत पीछे है। हमारा पड़ोसी मुल्क जिसकी हम मिसालें देते हैं वो भी हमसे बहुत पीछे है।
वो चीजें अब जो है कोविड से पूरी दुनिया खुल गई है। तो जब पूरी दुनिया खुल गई है, जैसे आपने देखा होगा कि चांद रात का एकदम अनाउंसमेंट हो जाता है तो बाजारों में रश कैसा हो जाता है और हर चीज कैसे महंगी हो जाती है अगर आप ईद कल एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। तो उसी तरीके से अब कोविड खुला है तो जो है हर आदमी खरीदारी करने निकल गया बाहर। तो उसकी वजह से आलमी बदतरीन महंगाई शुरू हो चुकी हुई है। कहीं पे 2008 के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, कहीं 2060 के, कहीं 2002 के, डिपेंडिंग ऑन विच प्रोडक्ट और आइटम वी आर टॉकिंग अबाउट। उसकी वजह से हमारे दरामदी बिल पे एक असर आना शुरू हो गया है और वो दरामदी बिल पे जब असर आना शुरू होता है तो उसके लिए आपको फिर अगेन एहतियाती तदाबीर आपने जो अपने जी ठीक। दोबारा हम लिंक करने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा सा सिग्नल्स के अंदर ब्रेक है। बात यहाँ पे जो मुजम्मिल साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी उस वक्त मईशत को जब स्लो डाउन करना था कोविड से पहले की वो बात कर रहे हैं, जब मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा खसारे थे, और फिर अब पेस अप जब करना है तो उसको कम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि हुकूमत का फोकस रहा है, इफ़ मुजम्मिल साहब कैन लिसन टू मी, अगर हुकूमत के फोकस की बात करें तो अब तक जो फोकस सेक्टर राय दो कि गवर्नमेंट बरामदात की भी बात करती है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर इसमें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है मिला, और गवर्नमेंट ये प्लान करती रही है कि इसके अंदर, और बड़ी मुराद भी दी है उन्होंने, अब तक एमनेस्टी स्कीम भी चल रही है कि ये चीज़ बूम लेकर आएगी। प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहते हैं कि इससे 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं, रोज़गार में इजाफा होगा। यकीनी तौर पर होता भी है, लेकिन वो तभी होता है जब फाइनेंसेस, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, जो कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उनको फाइनेंसेस कम रेट के ऊपर बैंक्स दे भी रहे हों। अगर उनको नहीं मिलेंगे तो ओबियसली वो नहीं होगा। सो इससे पहले हम अगर बात करें कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती रहेगी, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बढ़ता रहेगा, उसके अंदर अगर इजाफा होता रहेगा, और इजाफा हुआ है जिसकी वजह से स्लो डाउन हुआ है बिट, जो उसका इंपैक्ट आना था ओवरऑल पाकिस्तान को, जो उसकी मुराद उसकी वजह से मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही, तो यकीनी तौर पे हम जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। और शायद यही वजह है कि एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है, एक जानिब तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी अपनी जगह मौजूद है, इन्फ्लेशन की वजह से वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से भी, जिस पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस था। और यही इस वक्त लम्हा फिक्री है कि अब शरह सूद अगर मजीद बढ़ गई है तो यकीनी तौर पे इससे जो सर्कुलेशन है पैसे की वो या जो फाइनेंसेस हैं वो कम होंगे, तो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी मजीद आगे बढ़ेगी और कैसे फिर मजीद उसके फवायद होंगे। मुजम्मिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप अपनी बात को मुजम्मिल साहब वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। तो जो मैं ये कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने बात बोली जी, वो हुकूमत जो है बजट और जो है वो उसका मतलब बजट दूर था, तो अभी तक इनको जो है स्टेट के ऑर्गन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या काम करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या करता है, स्टेट बैंक किस तरह काम करता है, तो इसको इस चीज का भी अंदाजा नहीं है इनको। तो ये बड़ी अच्छा मुजम्मिल साहब, एक इसमें सवाल है, वो आप जब अभी लाइन कटी तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि हमने इससे पहले गवर्नमेंट ने जो सबसे ज्यादा अपना फोकस रखा, बरामदात की बात तो की, लेकिन ऑब्वियसली उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिले। जो सबसे ज्यादा प्राइम सेक्टर गवर्नमेंट का आंख का तारा रहा है अब तक, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर रहा है। उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम कम पैसों के ऊपर लोन्स लोगों को मिलते और लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते, और उसका पिछले कुछ अरसे में फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जिस सतह से लोगों को लोन्स मिलने के लिए गवर्नमेंट ने बात की, उसी सतह से इन्फ्लेशन भी बढ़ी, उसी सतह से उन चीज़ों के अंदर महंगाई भी हुई, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी को उतना पुश नहीं मिला, और अब आके वो भी स्लो डाउन हो गई है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन सेक्टर। तो ये दोनों पैरेलल चल रही हैं चीज़ें, तो ये बैलेंस क्या इकोनॉमी को के लिए, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए ठीक है आपके ख्याल में? ये चैलेंजिंग नहीं है? देखिए, पहले तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता हूँ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने जितना बूम किया है वो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सरिया और सीमेंट की डिमांड को देख लें। मैं बजाते खुद जो है 2-3 अपनी कुछ छोटी छोटी चीजें सही करा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ। जिस तरीके से जो है लेबर शॉर्टेज है और लेबर की प्राइसेस बढ़ चुकी हुई हैं, लेबर मिल नहीं रही है अच्छी प्रोफेशनल स्किल्ड लेबर, तो कंस्ट्रक्शन में तो बहुत काम हो रहा है। अब रहा सवाल महंगाई का, आपका बिल्कुल वजह सवाल है। महंगाई जो है अब पिछले 1 साल से जो है आलमी मसला बन गया हुआ है। 1 साल पहले जो है था पाकिस्तान का अपना होम ग्रोन मसला था, क्योंकि 2018 में जो हमारी माशी सूरत हाल थी उसकी वजह से जो पॉलिसी एक्शंस लिए गए थे उसकी वजह से महंगाई हुई थी। लेकिन अब जो है इंटरनेशनली, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे चांद रात खुलती है उस तरह जो है 1000 चांद रात, तो उस तरह जो है आलमी मार्केट में हर चीज डबल हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि एक कोविड के बाद मार्केट्स खुली हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बात करते रहेंगे, लेकिन क्विक ब्रेक लेनी है हमने। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुकी हैं और अब हमारी बारी है। नहीं, आ चुकी नहीं है, आ चुके हैं, मैं भी हूँ साथ। ओहो अच्छा, चलिए प्लस माइनस कर लें आप। मेरा पाकिस्तान का वक्त हुआ चाहता है और इसमें हम आपको वैसे तो मुख्तलिफ जगहों पे भी लेके जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उससे भी आपको आगाह करते हैं। सो आज जनाब हमारे पास एक अपडेट है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन की है जिसके ज़रिए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में अहम किरदार अदा हो सकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेगी एप्लीकेशन। इसी सिलसिले में है ना सेफ सिटी अथॉरिटी गई हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा और इस एप्लीकेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं उनके पास, आज की मेरा पाकिस्तान में जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ख़वातीन के साथ नारवा सलूक के वाक़यात बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में घरेलू ख़वातीन और वर्किंग वुमेन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका मकसद है ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। इस एप्लीकेशन का नाम है विमेन सेफ्टी ऐप। आज हम इस सेगमेंट में जानेंगे कि विमेन सेफ्टी ऐप किस तरह से काम कर रही है और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी एक छत के नीचे कैसे पूरे पंजाब को मॉनिटर कर रहे हैं। अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, शुक्र है जी। नाजरीन, इस वक्त हमें इस सेगमेंट में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान साहब ने ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि विमेन सेफ्टी ऐप है क्या और इसको कब मुतारिफ करवाया गया? वुमेन सेफ्टी ऐप को आज से तकरीबन 2 साल पहले इनिशियली हमने लॉन्च किया था। ये हिस्सा था हमारी एक पब्लिक सेफ्टी ऐप है, उसका हिस्सा था और उसका साइज़ बड़ा था। उसमें वो जेंडर बेस्ड नहीं थी, कोई भी मर्द औरत ख़वातीन मर्द कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकते थे और यूटिलाइज़ कर सकते थे, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी, उसका साइज़ बड़ा था और हम देख रहे थे कि लोग इंस्टॉल करके और स्टोरेज की कैपेसिटी ना होने की वजह से उसको अनइंस्टॉल कर लेते थे। और फिर हमने उसमें से इस फैसला किया कि उसको हम उसमें से जो वुमेन पार्ट है वो अलग निकाल दें ताकि जो ख़वातीन है वो थोड़ी स्टोरेज के साथ उसको स्टोर करें और उसको यूटिलाइज़ करें। बुनियादी मकसद इसका इंस्टॉल करने का ये था कि हमारे पास सेफ सिटी के अंदर 15 पे कॉल्स आती हैं जो इमरजेंसी कॉल्स हैं, उसमें मर्द और ख़वातीन सारे उसमें कॉल करते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास जब कोई कॉल करता है उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं आते, उसकी लोकेशन नहीं आती, हमें ज़ुबानी पूछनी पड़ती है कॉल में कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपके पास मदद पहुँचाई जाए। उसमें हमने रियलाइज़ किया कि ख़वातीन जो है बिलखसूस, मर्द हज़रात से भी होता था, बिलखसूस ख़वातीन को ये मुश्किल पेश आती थी कि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती, नेविगेट नहीं कर पाती थी कि वो ये बता देंगी लाहौर में मैं शामी रोड पे खड़ी हूँ, शामी रोड पे एग्जैक्ट कौन सा है, अब हम किस पुलिस स्टेशन को बताएं, कौन वहाँ पे पहुँचे, शामी रोड 10 किलोमीटर अगर लंबी है तो 10 किलोमीटर में 3 थाने आ रहे हैं, कौन सा थाना रिस्पॉन्ड करे, एग्जैक्ट किस जगह पे पहुँचे। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ आने शुरू हो गए। तो हमने इस एप्लीकेशन के ज़रिए कोशिश ये की कि जो कॉलर है उसके जो एप्लीकेशन से हमें कॉल करेगा, वैसे तो 15 पे भी वही सारी सर्विसेज मिल सकती हैं जो ऑफलाइन आपको मिलती हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन से हमें कॉल करेंगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जिससे हमें आपकी लोकेशन का आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली किधर है और कौन सा पर्टिकुलर रिस्पॉन्डर हमने आपके पास भेजना है, एग्जैक्ट थाना में पता लग जाएगा और हमारे लिए ईजी हो जाएगा आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स पहुँचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन कोई छीन लेता है, कोई स्नैच कर लेता है, तो वो अपडेट कैसे होगी वो लोकेशन? वाई नॉट, आपको नहीं लगता कि उसमें वो लाइव लोकेशन का भी एक फीचर होना चाहिए था कि जहाँ जहाँ वो फ़ोन मूव कर रहे? जी, अपडेट होता है जितनी देर आप चैटिंग में रहते हैं, चैट क्लोज नहीं करते, वो सिस्टम जो है हमारा उसमें हमें फीचर्स भेजिए। जब बहुत सारी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कॉन्टिन्यूसली वी आर इवॉल्विंग, बहुत सारी फीडबैक, जैसे आपने बात की, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो इंट्रोड्यूस हुई हैं इस ऐप में, जो मौजूदा इस वक्त जिस हालत में चल रही है वो ख़वातीन की फीडबैक के बाद ही। बट अगर आपका मोबाइल ही स्नैच हो गया है या मोबाइल उसने छीनने के बाद बंद कर दिया है या कोई हरासमेंट में उसने मोबाइल छीन के फेंक दिया है और वो गलत लोकेशन आए, तो इसमें बहुत सारे अभी कैच हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस एप्लीकेशन हैज़ टर्न्ड इनटू एन अवेयरनेस कैंपेन नाउ। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर हमने वक्त के साथ साथ बहुत सारे इमरजेंसी नंबर सारे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। इट्स अ पैकेज सोल्यूशन। मुझे मोटरवे की हेल्प चाहिए, मोटरवे का नंबर अवेलेबल है। पंजाब की किसी भी सड़क पे जहाँ पे मोटरवे नहीं है, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस है, उसका 1124 नंबर है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। पुलिस का है तो 15 नंबर है, ट्रैफिक की है तो 15 के जरिए है, एम्बुलेंस चाहिए तो 1122 का नंबर है। इससे बढ़ के डोमेस्टिक वायलेंस है या जो विक्टिम्स ख़वातीन हैं क्राइम की, वायलेंट क्राइम की, उनको कोई लीगल हेल्प चाहिए, लीगल गाइडेंस चाहिए, साइकोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए, तो
और कुछ शेल्टर चाहिए, बेघर हो गई किसी वजह से, घर से निकाल दिया गया या किसी वजह से घर ऐसे डर है उसको फ़ौरन घर नहीं जाना चाहती, तो दारुल अमान या रेफरल जो पाथवेज हैं, कुछ शेल्टर होम्स हैं, उनकी एक्सेस कहाँ से है? वो पंजाब कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन है। तो हमने ख़वातीन के जितने अदारे थे उनसे भी अपने आप को इंटीग्रेट किया, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से किया, पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन से किया, अभी लेटली हमारा वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी से रब्ता चल रहा है। तो इसमें हमने एक फ़ीचर ऐड किया है कि अपनी आप लोकेशन जब आप कहीं मूव कर रही हैं उसमें आप 3 तरह की फीडबैक दे सकती हैं कि ये जहाँ पे मैंने मूव किया लोकेशन सिक्योर थी, पार्शली सिक्योर थी या टोटली इनसिक्योर थी, गैर महफूज थी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ़ीडबैक से कोई दूसरी खातून जब उसको यूज़ करेगी तो वो जाने से पहले देख सकती है। मैं मिसाल देता हूँ कि आप अनारकली जाना चाहती हैं और आप देखेंगे अनारकली मैं इस सड़क से जाती हूँ तो मैं इस पर देख लूँ कि किसी खातून ने पहले इसके ऊपर कोई ऐसा रिव्यू दिया हुआ है, या आपके घर वाले भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है कि बच्ची कॉलेज जाती है तो क्या इस एरिया में जब वो पैदल आती है तो इधर कोई पहले कोई फीडबैक तो नहीं आया हुआ, कोई बस स्टॉप के ऊपर तो फीडबैक तो नहीं आया हुआ। हम चाहेंगे, मैं इनफैक्ट अभी चाहूँगी कि आप मुझे असिस्ट करें, मुझे हेल्प करें और बताएं कि उसके क्या फीचर्स हैं। मेरे पास जो मेरा फ़ोन है अगर मुझे मिल जाए तो उसमें मैं आपके सामने ही मैसेज करूँगी ताकि उतना ही ट्रांसपेरेंट हो जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं यार बता तो रहे हैं, बातें तो इतनी कर रहे हैं, होता भी है या नहीं होता। दिस इज़ विमेन सेफ्टी ऐप। मैंने ये एप्लीकेशन खोली, सबसे पहले अलर्ट 15 आ रहा है, माई लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, लाइव चैट है। अलर्ट 15 पे करूँ, मैं लाइव चैट में जाऊँगी। यहाँ पर आया है जी हाउ मे आई हेल्प यू, अस्सलाम वालेकुम, हाउ मे, मैं यहाँ पे लिखूँगी हे आई नीड योर हेल्प, सबमिट, और मेरी चैट खुल गई है फ़ौरन से। अस्सलाम वालेकुम, वाओ बड़ा जल्दी से मुझे रिप्लाई आया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, विमेन सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, हाउ मे आई हेल्प यू, आई एम स्टक इन अ कैब, प्लीज़ हेल्प, आई एम स्टक इन अ कैब विद एन इरिटेटिंग ड्राइवर, प्लीज़ हेल्प। Respected citizen, your query sent to the further proceedings and response. Our officer from relevant police station will contact and respond you soon. We are getting to your location. वो साथ साथ तसल्ली बख्श मुझे ना वो मैसेजेस भी आ रहे हैं, engage किया हुआ है। Police will respond you soon. और मुझे एक कॉल आई है एक अननोन नंबर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने कॉल की है 15 पे, आप टैक्सी ड्राइवर कर रहे हैं, कहाँ पे आप खड़ी हैं, किस तरह है? मैं इस वक्त मॉल रोड पे हूँ और मैं एक टैक्सी में हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली लोकेशन है। मार रोड जिस हम उधर आ जाते हैं, दस्ती आ जाते हैं, थोड़ी लोकेशन बता दें। अच्छा, लोकेशन मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही, मुझे लगता है कि मैं HSN के सामने कहीं हूँ। HSN के सामने जी, अभी आ गया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या लोकेशन है आपकी? आई डेंट फील सिक्योर, मैं कैब में थी और मुझे लगा कि टैक्सी ड्राइवर थोड़ा मिसबिहेव कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को मैसेज किया। ये जो एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है इसका मकसद ये है कि दो लोगों को कनेक्ट करना। अगर आप कनेक्टेड रहेंगे और बताएंगे, मुझे साथ साथ टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं और साथ साथ एक नंबर से मुझे कॉल भी आ रही है, तो कहने का मतलब ये है कि दे आर टेकिंग एक्शन एंड दे आर एक्चुअली ऑन इट। मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गाड़ी कौन सी है, इसका नंबर वगैरह है आप यहाँ पे आपको? भाई बस मैं घर पहुंच गई हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया और मैं अब तो खैर खैरियत से घर पहुंच गई हूँ, थैंक यू सर। अब हम चाहेंगे कि जिस तरह मैंने मैसेज किया, मैसेज कहाँ जाता है, किस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में जाता है और आगे किस तरह से एक्शन लिया जाता है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को वो भी दिखा दें, दैट विल बी ग्रेट। इस वक्त हम किस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं? जी, ये ECC डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर हमारा। जितनी भी लाहौर की 15 की कॉल्स, जी, चाहे वो वुमेन सेफ्टी ऐप से आती हैं या आप 15 के नंबर पे करते हैं, ठीक है, वो इस सेंटर में लैंड करती हैं और यहाँ से फिर हम डिस्पैच सेंटर में भेज के उनको रिस्पॉन्ड कराते हैं। ये हमारे कंसोल हैं जहाँ पे हम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर और वुमेन सेफ्टी ऐप ही देते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर बच्चों के गुमने की इतला, उनको ढूंढना, उनको फैमिली से मिलाने का मुतल्लिका है, और ये वो चैट है जहाँ पे हम देखते हैं वुमेन सेफ्टी ऐप से जो खवातीन चैट कर रही हैं और हेल्प मांग रही हैं, वो यहाँ पे देखी जाती है। जरनीशा यहाँ पर फ्री हैं तो हम चाहेंगे कि हमें दिखा दें कि जो मैंने कॉल की थी और मैसेज किया था
कितने क्विकली रिस्पॉन्ड किया। मैं और जरनीशा से भी सर जानना चाहूँगी कि डेली बेसिस पे कितने लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और कितनी कॉल्स फेक होती हैं? क्या लड़कियों के ज़्यादा मैसेजेस आते हैं? किस तरह के आपको मैसेजेस आते हैं? अराउंड अबाउट 50 के करीब चैट हो जाती है। चैट डेली 50 के करीब। तो ज़्यादातर लड़कियों की आती है क्योंकि विमेन सेफ्टी ऐप है। ज़्यादातर तो किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा डिमांड करती हैं? क्या बताती हैं? क्या कंप्लेन करती हैं? ज़्यादातर कोई नंबर तंग कर रहे हैं या अच्छा। फिर हाँ जी, या कोई घरेलू मसला है उनका, जिस तरह हस्बैंड के साथ या किसी भी तरह का कोई इशू है तो, और बस यही हरासमेंट के केस होते हैं। तो जरनीशा, जब मैंने आपको यहाँ मैसेज किया तो आपने आगे किसको कॉल की? क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन भी मालूम था, नंबर भी, तो मैंने फौरी तौर पर आपका केस जो है कि कॉलर जो हैं वो एक कैब में स्टक हो गई हैं। ये हमारा इंटरनल प्रोसेस है कि जब कॉल आती है उसका एक कैड कंप्यूटर एडेड डिस्पैच बनता है। इसको एक कैड बना के यहाँ से मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जो हमारा डिस्पैच हमारे जितने भी केसेस होते हैं डेली के 15 कॉल्स के, वो हमारे इसी कैड के थ्रू फॉरवर्ड होते हैं। सर, ये तो फीचर हमने डिस्कस किया लाइव चैट का, जो कि मैंने अपने फ़ोन से एक डेमो लोगों को दिखाया कि किस तरह से ये सारा होता है, बैक एंड पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं। अब उसमें 15 का एक इमरजेंसी अलर्ट करके रेड सा एक बजर है, अगर हम उसको डायल करते हैं तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या होता है? वो आपको कनेक्ट कर देता है, क्लिक से 15 की कॉल आपकी हो जाती है फौरी तौर पे। ठीक है। और वो हमारे लाहौर में जो है इस सिस्टम के साथ आके कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही आप कॉल करेंगी, अगर आपकी कॉल क्यू में नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है, तो यहाँ पे किसी न किसी ऑपरेटर के पास वो कॉल आ जाएगी, ऑफिसर के पास। लाहौर जी, अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी पर जी। वालेकुम सलाम जी। जी पुलिस हेल्पलाइन है, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं? घर नंबर बताएं जी मैडम, मैंने केस बना दिया, अभी पुलिस आपके साथ खुद रब्ता कर लेती है, ठीक है? ये अब इन्होंने देखे सेंड कर दिया, कितनी देर में कॉल ली है, विद इन सेकेंड्स इन्होंने इसको राइटिंग में किया और डिस्पैच कर दिया। सर, जो विमेन सेफ्टी ऐप में मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया दैट आई नीड योर हेल्प, और फ़ौरन से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी वही है कि किस तरह से इतने जल्दी उन्होंने एक्शन लिया। आपने वो देखा कि जब आपकी चैटिंग हो रही थी तो वहाँ पे उन्होंने जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई जिसके ऊपर वो केस बना सकते थे, आपको रिस्पॉन्ड करवा सकते थे। हाँ जी। तो हमारा वही बनता है कंप्यूटर एडेड डिस्पैच, वो उसका फौरी तौर पे केस बनाते हैं जहाँ पे कॉल रिसीव हो रही है, ठीक है, जो ECC सेंटर हमारा कहलाता है, और वो फिर DCC सेंटर जहाँ डिस्पैच कंट्रोल सेंटर है उनको भेज देता है। अब लाहौर की 6 पुलिस डिवीजन है, तो यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो डिवीजन वाइज बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वो डिवीजन में जिस डिवीजन के मुतलका कॉल होती है उनके कंसोल पे यहाँ पे वो कॉल आ जाती है। ये वो कैड आप दिखा, जो कैड आया वहाँ से आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपके पास कंप्लेन फाइल होके आई है? जब हमारे पास केस आता है तो हम इस केस को, जो हरासमेंट वाला केस होता है, वो विद इन 9 सेकंड, हमारे पास मतलब मार्जिन नहीं होता कि इसमें हम कोई मार्जिन वगैरह डिले का कोई मार्जिन नहीं होता। हमने विद इन सेकंड इसको जो है ना आगे फॉरवर्ड करना होता है। आगे मुतलका जो थाना होता है उसको करना होता है, जो मुतलका कंट्रोल होता है उसको पास करना होता है। जो भी जो उसके करीब करीब जो डॉल्फिन या पेरू की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हमारे। सर, ये सामने हम देख सकते हैं कि डॉल्फिन कहीं मूव करी है, तो किस तरह से मूव करती है, कैसे इनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है? डॉल्फिन की देखें अपनी बीट्स मुकर्रर हैं, उन बीट्स में ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। ऐसे तो किसी इमरजेंसी की सूरत में अगर उसको अपनी बीट के नज़दीक तरीन कोई और भी इशू है जो उनकी बीट से बाहर है तो उनको डायरेक्शन देंगे कि उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। अभी इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पे हमारी जो बीट्स हैं डॉल्फिन की, उनमें ये मूव कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपने हमें एक डिटेल्ड विजिट दिया और आपने हमें विमेन सेफ्टी ऐप के बारे में इतना डिटेल्ड बताया, और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। विमेन सेफ्टी ऐप ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है। मैं तमाम इस वक्त देखने वाली ख़वातीन से गुजारिश करूँगी कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में विमेन सेफ्टी ऐप जो है उसको डाउनलोड करें और अपनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, और प्लीज़ अवॉइड करें कोई भी हॉक्स या फेक कॉल ना करें। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे पोलियो के हवाले से। तो पोलियो एक वबाई मर्ज है जो पोलियो वायरस की वजह से लाक होता है। यह वायरस असाबी निज़ाम पर हमलावर होता है और टांगों और जिस्म के दूसरे अज़ा के साथ पट्ठों में कमज़ोरी की वजह भी बन सकता है, जो कि उम्र भर की माजूरी का पेश खेमा साबित होता है। पोलियो ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को मुतासर करता है जिन्हें पोलियो के से बचाव के कतरे नहीं पिलाए गए होते। और पोलियो के खिलाफ एक तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान इस वक्त इस मकाम तक पहुँच चुका है जहाँ आवाम की सपोर्ट के
के साथ साथ इसका मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। पाकिस्तान में भर में बात कीजिए तो पोलियो केसेस पर बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, मगर खतरा अभी भी मौजूद है और आज मुल्क भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का दूसरा रोज है। बिल्कुल, और इसमें तकरीबन 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवां साल अब तक पोलियो का सिर्फ एक केस सामने आया है। अब यकीनी तौर पे अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए हम इज्तिमाई जिम्मेदारी का भी मुजाहिरा करें और 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं या 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये कतरे ज़रूर पिलाएं। आपके बच्चों को आप उम्र भर की माजूरी से भी इस तरीके से बचा सकते हैं और एक कहना चाहिए कि बासर और एक एक्टिव सिटीज़न बना सकते हैं उस मुल्क का जिस रह रहे हो। यकीनी तौर पे हम यहाँ पे अपने मुल्क की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सदर हैं पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। उनसे ज़रा बात करते हैं पोलियो के हवाले से और अब तक जो कैंपेन्स हमने की हैं इसको ये कैसे देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी ये खबर है, तकरीबन पिछले 7-8 माह से जो खबरें आ रही हैं कि कोई पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। अब इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि मज़ीद केसेस सामने ना आए और अगर इन केस खुदा न खास्ता ये सूरत हाल ऐसे नहीं रहती तो क्या हम फिर दोबारा उसी तरफ चले जाएंगे? ओवरऑल कितना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमें पोलियो की सिचुएशन को लेकर? वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इज्जत बख्शी कि आपके मॉर्निंग शो पर हम एक अहम तरीन मसला जिसको मैं समझता हूँ दैट इज जो कोरोना भी कम है लेकिन कोरोना से बढ़ के मेरे नजदीक पोलियो है। द रीजन बीइंग कि कोरोना आया जैसे स्पेनिश फ्लू था, खत्म हो जाएगा एक ना दिन आके इंशाल्लाह हमारे एफर्ट्स के साथ और हमारी उस शऊर के साथ जो कि हम लोग दिखा रहे हैं। आपके लिए मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान में एक केस के हम बहुत अच्छे हैं। हम इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फिगर्स कि एक केस है या 2 केस हैं। द क्वेश्चन इज कि अभी तक है जब हमारे पास दुनिया के अंदर भी कोई एक केस है, एक खित्ते के अंदर भी एक केस है तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। एक केस से आगे केस बढ़ने की खातिर बड़ी जल्दी से ये केसेस आ सकते हैं। अभी आपको पता है कि 5 ममालिक हैं बल्कि 6 ममालिक अगर पाकिस्तान को भी इंक्लूड करें उसके अंदर जिनके साथ अभी तक पोलियो है। उनमें इथियोपिया है, माली है, नाइजीरिया गालबन या नाइजर है, सेरालियोन है, ताजिकिस्तान है। अब ताजिकिस्तान इज नेक्स्ट डोर हमारे साथ, तो हमारे साथ ये रीजन के अंदर फिर अफगानिस्तान के अंदर अभी तक आई थिंक कैलकुलेशंस इज नॉट देयर या उसके साथ कोई इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्शन जो उसके साथ होगा। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर भी गालिबन ऐसे डायग्नोज या अनआइडेंटिफाइड केसेस वो भी वहां पे मौजूद होंगे। तो रिमोट एरियाज इंक्लूडिंग पाकिस्तान तो उसके साथ तो ये आपकी बात अच्छी है, हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशखबरी महसूस होती है जब हम कहते हैं कि एक केस आया, सिर्फ एक केस आया। लेकिन एज एन एक्सपर्ट, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कि एक केस होने के नाते से भी हम सेटिस्फेक्शन की तरफ नहीं जा सकते इस लेवल को अचीव करने के। हैविंग सेड कि हुकूमत को आई अप्रिशिएट के यहाँ पे हमारी वो एजेंसीज जो कि पोलियो को कंट्रोल करने की खातिर पोलियो के लिए हमें असिस्ट करिए। मैं हमें कह रहा हूँ एज पाकिस्तानी होने के नाते से, एक बाप होने के नाते से कि हमें जो असिस्ट करिए बिकॉज दिस ऑल इज इन बेनिफिट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमारे लिए चीजें हैं उनका मैं मशकूर भी हूँ और मैं समझता हूँ कि आज भी हमें उसी तरह से काम करना होगा पोलियो कंट्रोल करने की खातिर। आल्दो के भी मतलब बड़ा है कि कोरोना भी है, फिर आप जानती हैं कि आजकल डेंगू का भी आ गया, लेकिन एवरी डिजीज हैज इट्स ओन प्लेस। तो हमें डज नॉट मीन बाय कि एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर दूसरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को या उसको इग्नोर कर देना चाहिए या किसी हद तक उसको जरा इजी ले लेना चाहिए कि कोई बात नहीं अभी जरा ये कर ले तो उसके साथ ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की कि अभी हमें भी जो कह लें स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलानी है इस हवाले से, जब तक एक केस भी है तब भी हमारे वो एक डेंजर जोन के अंदर है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जितनी एफर्ट्स की हैं, जितनी कैंपेन्स चलाई हैं, हमें मजीद इसमें ऑथेंटिकेटी के लिए क्या करना चाहिए और ऑथेंटिक हो, लोगों तक ये मैसेज पहुंचे रिमोट एरियाज में जहाँ पर लोग अभी भी रिलक्टेंट है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, वहाँ पर किस तरह की कैंपेन को मजीद हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, आप दोस्तों के साथ में पहले भी इस बात के लिए मतलब बहुत ज्यादा शेयर करता हूँ कि ये सारा सिलसिला कार एक शऊर और अवेयरनेस के साथ है। उसमें हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मुझे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा एज अ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल। मुझे से मुराद है कि जितने भी हम मेडिकल वाले हैं
इसी तरह से इसके अंदर सोसाइटी के साथ, हमारी सिविल सोसाइटी के साथ जो लोग शामिल हैं, हमारे मजहबी अकाबरीन जो शामिल हैं, जब मैं मजहबी कहता हूँ डज नॉट मीन बाय के मस्जिद के इमाम साहब की मैं बात ये कह रहा हूँ, उसके अंदर हिंदूज भी हैं, उसके अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, एनी रिलीजन, बट द फैक्टर जो कि सोसाइटी के अंदर मैटर करते हैं, जिनकी लोग बातें सुनते हैं, समझते हैं, उन लोगों को भी इस कैंपेन के साथ हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और समझता हूँ कि अप टू सम एक्सटेंट हमने किया भी है कि बारहा आप जैसे दोस्तों की मतलब इस गवर्नमेंट को असिस्ट करने के साथ और उनको एडवाइस करने के साथ साथ अभी पीपल आर ओवर देयर जो कि पोलियो के बारे में हम मतलब जो कोशिश कर रहे हैं, स्टिल भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी देखने में आया और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से रिलक्टेंट हैं या समझते हैं कि हो गया अब क्या जरूरत है। मैं नहीं समझता कोई जानबूझ के ऐसी कोई बात करता होगा, लेकिन उसके लिए अभी भी हमें जरूरत है एक अवेयरनेस कैंपेन की, एक मजीद जरूरत है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया। और जैसे हम बात करें पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो कोशिश कर रही है, लेकिन हम सबको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और अपने बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहेंगे एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के हवाले से। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान में आगाही ना होने के बराबर है। ये एक बेसिकली जो कह रहे दिमागी बीमारी है जो अमूमन 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में आम है। इस मर्ज में इंसान अपने आप से मुतल्लिक, अपनी चीज़ों, अपने रिश्तों के हवाले से भूल जाता है और उनसे वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। इस बीमारी में यादाश्त और सोचने की सलाहियत भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और फिर आसान तरीन कामों को अंजाम देना भी महाल हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक अल्जाइमर्स अमवात की वजह बनने वाली बीमारियों में से 6ठे नंबर पर है, जबकि बुजुर्ग अफराद का जो लोग ख्याल रखते हैं उनको इस बीमारी के हवाले से आगाही की ज़रूरत है ताकि हम अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकें। कितना ये बड़ा नंबर है, मैं तो देख के हैरान हो रहा हूँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान में लोग इस बीमारी को बुढ़ापे की वजूहात करार देते हैं कि जी अब तो ये हो गई, और उनकी उम्र चूंकि ज़्यादा हो गई है इसलिए भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक जो उसके अदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 55 मिलियन ऐसे इंसान हैं जिनको भूलने का मरज़ लाहक है और इन मरीजों में से भी 60% का ताल्लुक कम या दरमियाने दर्जे की आमदन रखने वाले जो ममालिक हैं उनसे है। और इसी तरह इस तनासुब से हम अगर देखें तो डिमेंशिया यानी कि जो भूलने की बीमारी है ज़हनी, उसके हवाले से अंदाज़ा ये कि 2030 तक उसकी तादाद 78 मिलियन हो जाएगी और 2050 में यही तादाद 139 मिलियन से भी तजावुज़ कर सकती है। ये तो आधी दुनिया ऐसी है जो इसका शिकार हो जाएगी। हमें इस वक्त डॉक्टर हुसैन जाफरी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल अल्जाइमर्स सोसाइटी के। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बीमारी को लेकर और आज के दिन के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस पे हमें क्या बता सकते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये डे और इसकी आगाही कितना इंपॉर्टेंट है और इस बीमारी के बारे में जानना और रियलाइज़ करना कि इट्स अ डिजीज़ कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी लोगों को हो गया और बहुत सारे लोगों को और मज़ीद हो रहा है। मसला ये होता है कि जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनका ये ख्याल होता है कि ये ओल्ड एज की एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। बीमारी स्टार्ट होती है, आपको छोटी छोटी चीज़ें अभी की भूलनी शुरू होती हैं। मैं आपसे मिला भूल गया, मैंने खाना खाया भूल गया, मैं कहीं गया भूल गया, यानी रीसेंट मेमोरी जो है ना वो अफेक्ट होती है। और एक बतदरीज उसमें डाउनहिल प्रोसेस है जिसके साथ वो बीमारी बढ़ती जाती है। तो लोग कहते हैं कि जी वो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ लोकल वो कॉइन की हुई टर्म्स सतरी बतरी हो गया, पंजाबी में कहते हैं। इसका मतलब है कि इन 70s सो ये कोई मसला नहीं है, या उर्दू में हम कहते हैं सेठ आ गए हैं, यानी 60s में है। तो हम लोगों ने उसको एक ना एक्सेप्टेंस समहाउ द अदर दे दी है। मगर अब मसला ये हो गया है कि जैसे जैसे एवरेज एज बढ़ती जा रही है, बुढ़ापे की बीमारियाँ बढ़ रही हैं और जो सबसे बड़ी बुढ़ापे की जो बीमारी है वो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया है। तो 65 साल से ऊपर बहुत बड़े लोगों जो लोग हैं उनको तनासुब जो है ना उसका बीमारी का बहुत बढ़ जाता है। और अब क्या हो रहा है कि अब क्योंकि डायग्नोसिस होने ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है और फैमिलीज़ भी उस तरह से हमारी नहीं है। अब थोड़ी न्यूक्लियर टाइप फैमिली हो गई है, एक मियाँ बीवी हैं, अक्सर वो भी काम कर रहे होते हैं। अगर घर में कोई बुजुर्ग है उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला भी नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे होते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। बिकॉज मरीज़ की जो तबीयत जब ख़राब होती है, जब ज़्यादा बीमारी का शिद्दत होती है, जैसे पहले रिसेंट मेमोरी का मसला होता है, फिर आपके जो और मसले चीज़ें हैं, आपकी लैंग्वेज है, आपके
लॉजिक है, आपकी कैलकुलेशन है, आपके बाकी जो दिमाग की जो फैकल्टीज़ हैं वो सारी जब अफेक्ट होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं कि हम रीसेंट मेमोरीज में भूल रहे हैं, तो ये तो हम बहुत जो कह लें 60+ के अलावा जो 60 से बिलो एज के लोग हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम शुरू हो एग्जैक्टली। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं कि ये अल्जाइमर या डिमेंशिया की एक फॉर्म है? आई थिंक जो सबसे बड़ी उसकी निशानी है ना कि आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर है या नहीं, वो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ भूली है और वो आपको याद आ जाए, इसका मतलब है आपको डिमेंशिया नहीं है। हम हमारे बहुत सारे काम ज़िंदगी में चल रहे हैं, हम बिजी बहुत हो गए हैं, प्री ऑक्यूपाइड बहुत होते हैं। अक्सर कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको ये याद नहीं रहता दिन क्या है, बिल्कुल आज मंगल है, बुध है, क्या दिन है। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको 1 सेकंड के लिए कुछ सेकंड भूल जाता है, आप जा कहाँ रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स बैक, इसका मतलब है कि आपको नहीं है इस प्री ऑक्यूपेशन, आप बहुत चीज़ों में बिजी हैं इसकी वजह से। बट डिमेंशिया के अंदर ये होता है कि वो फिर वापस नहीं आता। हमारे बेसिकली अल्जाइमर्स में ये होता है कि हमारा जो ब्रेन सेल्स हैं वो दे स्टार्ट डाइंग, और ब्रेन सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। तो वो जिस एरिया के अंदर वो बीमारी चल रही होती है वो एरिया अफेक्ट होता जाता है और ये ग्रेजुअली बढ़ती है, इट मूव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एज वेल। तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की जो प्रॉब्लम्स जो है ना वो होनी शुरू। हमारे करंट लाइफस्टाइल को लेकर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्रेन सेल्स के मरने की वजूहात बन सकती हैं, जिनकी वजह से ब्रेन सेल्स मरते हैं? देखें, अभी तक जो अल्जाइमर्स का कॉज है वो अभी तक हमें नहीं पता चल सका। हमें नहीं पता कि बीमारी क्यों बढ़ती है। बेसिकली होता है कि हमारे न्यूरॉन्स के दरमियान में प्लेग सा लग जाता है, वो जो बीच में कम्युनिकेशन है न्यूरॉन्स की उसको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो हमें अभी तक ये मालूम नहीं है कि जी ये क्यों होती है। तो हम ये कहें कि ये जो रात को देर तक जागना या गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल या ड्रग अब्यूज अपने आप को करना, ये सारी चीज़ें, मगर अभी एक इसका सोर्स नहीं कह सकते। नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक रिसेंट जो अब रिसर्च आई है वो ये कहती है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है दैट कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डिमेंशिया। यानी अगर आप इफ यू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो आपका डिमेंशिया होने का रिस्क कम हो जाएगा। पूरा एलिमिनेट नहीं होगा बट कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका चूंकि हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों में स्पेसिफिकली और हम उस चीज़ को इतना फोकस में नहीं लाते, ट्रीटमेंट क्या है? हम किस तरह से इसके रिस्क को कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं इस बीमारी से? प्रिवेंशन का तो मैंने आपको बता दिया कि आप द ओनली थिंग आप जो कर सकते हैं वो आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है, हम उसको उसके थ्रू कर सकते हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात नहीं, रिस्क तो प्रिवेंशन वही है ना कि आपने हेल्दी लाइफस्टाइल, इलाज जो है क्योंकि हमें अभी तक कॉज ही नहीं पता, हमारे पास इलाज भी मौजूद नहीं है। दिस इज़ अ वेरी, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अल्जाइमर और डिमेंशिया में ये है कि हमारे पास कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ जो कभी मरीज अगर डायग्नोज हो जाता है तो आप जो वाहिद उसकी हेल्प कर सकते हैं कि जो उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, कभी एग्रेशन हो रही है, कभी रेस्टलेसनेस हो रही है, कुछ और मसले मसाइल हैं, आप उनको ट्रीट कर सकते हैं मगर बीमारी ट्रीट नहीं होती। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। जब एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट में फिर आप क्या कर सकते हैं, फैमिलीज क्या कर सकती हैं, आपके पास वाहिद ये चीज़ रह जाती है कि जो आप उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी हो, अर्ली डायग्नोसिस हो, सो दैट अभी इंसान जो है वो अपने होश हवास में मौजूद हो, वो अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सके, आप उसको कंफर्टेबल कर सकें। मगर हाँ जी, आप जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं अल्जाइमर्स पाकिस्तान सोसाइटी के, एक तो आपकी सोसाइटी इसको लेकर क्या कर रही है और सोशल अवेयरनेस के लिए चूँकि वी हैव द प्लेटफॉर्म, आप कुछ भी बताना चाहें जिससे इसको कम से कम किया जा सके? जी देखें, जहाँ तक हमारी सोसाइटी है वो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की भी पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के लिए कोई सर्विसेज मौजूद नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो अल्जाइमर्स पाकिस्तान ही कर रहा है। हमारे डे केयर सेंटर हैं जहाँ ये मरीज़ जो हैं वो आते हैं, सारा दिन स्पेंड करते हैं, सो दैट जो उनके घर वाले उनको भी कुछ थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, बिकॉज ये 24/7 केयर गिविंग है। और जो मरीज़ होते हैं उनकी भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, दिमागी एक्सरसाइज हम वो करवाते हैं, तो दे लीड अ वेरी फुल सॉर्ट ऑफ अ डे। इसके अलावा हम ट्रेनिंग्स करते हैं, डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं कि उन्हें डायग्नोज कैसे करना है। हम फैमिली केयर गिवर्स की भी करते हैं कि उन्हें कैसे ख्याल रखना है। हम इंफॉर्मेशन अवेयरनेस पे काम करें, तो एक सेट ऑफ काफ़ी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करें। जहाँ तक सवाल ये है कि क्या किया जाए। हाँ जी, सोशल अवेयरनेस, जिस तरह आप हमें आज आपने बुलाया, वी आर वेरी ग्रेटफुल एक्सप्रेस कि आपने बुलाया, ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको यही सोचते रहेंगे कि एज का पार्ट है तो हम उनको
हेल्प नहीं कर सकेंगे जो जिस आदमी को ये बीमारी है। तो ये अवेयरनेस फैलाना और ख़ासतौर पर यूथ हमारी है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जी वो लोगों में और बात करें। हमारा एक डिमेंशिया फ्रेंड्स प्रोग्राम है, हमारी वेबसाइट पर वो जा सकते हैं, हमारे डिमेंशिया फ्रेंड्स चैम्पियन बन सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं और लोगों को हेल्प करने के अंदर। तो देयर इज लॉट दैट कैन बी डन। और आज मैं आपको बताऊं कि आज हमारा प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद में जी 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 इवेंट, बल्कि हम आपको शुक्रिया भी अदा करना चाह रहे थे कि उसके बीच में टाइम निकाल के आप आए। जी जी थैंक यू। आज हमारा, मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ब्रीफ करना चाह रहा था कि वो है, और खास तौर पे देखें ना, अगर आपको प्रेसिडेंट लेवल पे अगर गवर्नमेंट अब उस तरह से सोच रही है तो वी एक्सपेक्ट कि अब जो है सर्विसेज काफ़ी पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। चलें एक डॉक्टर साहब के हमारे प्रेसिडेंट होने का ये फायदा तो हुआ कि वो कम से कम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सोच रहे दो कि उनकी अपनी फील्ड ये नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जाफरी, बहुत शुक्रिया फ्लाई। और आपने इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बीमारी को बीमारी समझा जाए और उसको रियलाइज किया जाए एज अ डिजीज, और फिर एक्सेप्टेंस के बाद उसका इलाज शुरू होता है। तो सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए कि बीमारी है, और इसके हवाले से अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। और इसी तरह हम अगर आज जिक्र न करें जनाब मकबूल साबरी साहब का तो बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे एक और बहुत बड़े लेजेंड, एक अरसे तक अपनी कवालियों से हमारे दिलों को उन्होंने मुनव्वर किया, ज़बरदस्त कलाम पेश करते रहे। आज उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है, सो उनके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको फरीक़ रहमत फरमाए। और बिल्कुल एंड के ऊपर आज 2 सालगिरह भी हैं। एक जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और इस वक्त बहुत एक्टिव हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आज ही के दिन पैदा हुए, सो वीड लाइक टू से हैप्पी बर्थडे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और विद दैट हाजी अलबेला साहब, हमारी फिल्मों का एक बड़ा नाम, बहुत बड़े कॉमेडियन, उनकी भी आज बर्थडे है। और अब हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।